आप लगातार संगठन में राष्ट्रीय स्तर पे पदाधिकारी रहे हैं जी। लेकिन बार बार जिला में ही आकर के क्यों अटक रहे हैं? क्या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? देखिए, हम लोग संगठनिक लोग हैं और संगठन ने जब जब जो जिम्मेदारी दी उसको लगातार निभाते हुए आ रहे हैं। आप फर्जी नर्सिंग होम को लेकर के कुछ दिनों से देख रहे थे कि लगातार आपकी खबरें मीडिया में आ रही थी, आप लोग शिकायत भी किए हैं। कोई पेशेंट, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, यदि मैं वहाँ पहुँचा सरकारी अस्पताल में तो मुझे वहाँ पे पूरे दिन इलाज किया जाता है। जब रात के 11-12 बजते हैं तो फिर हमारे यदि हम पेशेंट हैं तो हमारी बोली लगाई जाती है। तो आपने शिलान्यास क्यों नहीं किया? हमारा मुद्दा था कि यदि आपकी मंशा स्पष्ट होती कि हम एम्स दरभंगा में बनाएंगे, मिथिला क्षेत्र में बनाएंगे, तो आप शिलान्यास कर दिए होते। आपने शिलान्यास भी नहीं किया क्योंकि आपकी भी मंशा नहीं थी कि दरभंगा में एम्स बने। 73 एकड़ जमीन आसपास चोरी हो गया। अब बताइए, जमीन चोरी हो रहा है बिहार सरकार के राज में। किसी भी राजनीतिक पार्टियों के लिए क्षेत्र का विकास अहम हो जाता है और विकास तब हो जब क्षेत्र छोटा हो, क्षेत्र की जो दायरा हो वो सीमित हो, तब जाकर के उस इलाके का संपूर्ण विकास संभव हो पाता है। ऐसा मुद्दा मिथिलांचल में उठने लगा है कि मिथिला राज्य एक अलग राज्य बनाया जाए। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज का खास शो चौपाल। और चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आज गेस्ट है राघवेंद्र रमन, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला अध्यक्ष है। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राघवेंद्र जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन की स्थापना छात्र हित के लिए किया गया था, ये आम हित में कैसे बदल गया? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन का जब बना था और इसका हर एक कोई भी संगठन या पार्टी बनती है तो उसका एक अपना संविधान होता है। तो संविधान में हम लोगों ने पहले अंकित किया गया था मिथिला स्टूडेंट यूनियन क्षेत्र और छात्र दोनों के लिए काम करेगी। और इसलिए शुरू से ही जो हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन का पहला जो आंदोलन था वो क्षेत्र हित को ही ध्यान में रख के किया गया था। बाद में छात्र आंदोलन से हम लोग जुड़े, तो दोनों कॉम्बिनेशन मिला करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लगातार संगठन में राष्ट्रीय स्तर पे पदाधिकारी रहे हैं जी। लेकिन बार बार जिला में ही आकर के क्यों अटक रहे हैं? क्या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? देखिए, हम लोग संगठनिक लोग हैं और संगठन ने जब जब जो जिम्मेदारी दी उसको लगातार निभाते हुए आ रहे हैं और अभी जिला अध्यक्ष अभी एमएसयू का मुख्य मुद्दा मिथिला राज्य की मांग रहा है। अगर मिथिला राज्य की स्थापना हो जाती है तो किस तरह से फायदा होगा यहाँ? देखिए, हम लोगों ने जब हम लोग के जो आंदोलन है, संगठन का जो आंदोलन है, उस आंदोलन के थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हम लोगों ने पहले मिथिला विकास बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड का मुद्दा उठाया था। तो उसमें हम लोगों का मांग था कि बिहार सरकार को जो पैसे केंद्र सरकार देते हैं या फिर बिहार सरकार जो अपना बजट बनाती है उसमें मिथिला क्षेत्र को सीधा सीधा इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि मिथिला विकास बोर्ड बने और बोर्ड बनने से ये होगा कि हमारा जो उत्तर बिहार जिसको बोलते हैं हम, जिसको मिथिला क्षेत्र बोलते हैं, तो उस मिथिला क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक बोर्ड का स्थापना हो और उस बोर्ड का काम हो कि यदि जो बजट सरकार हमको देती है, हमारे हिस्से की है, वो हमारे क्षेत्र में ही उस चीज़ को लागू किया जाए। लेकिन वैसा नहीं हुआ और इसलिए हम लोग अब राज्य आंदोलन की तरफ आगे बढ़े हैं और लगातार मिथिला राज्य को लेकर के हम लोग संघर्षरत हैं। मधुबनी में उद्योग का क्या हालचाल है? उद्योग मंत्री तो हमारे समीर महासेठ जी यहीं के हैं। कितना पलायन रुका है उनके मंत्री बनने के बाद? कितना पलायन रुका है और कितने उद्योग की स्थापना हुई है खास करके मधुबनी में? देखिए, हम लोगों का सीधा सीधा मानना है कि वर्तमान की जो सरकार है वो मगधी सरकार है, ठीक है। और हम लोगों ने सोशल मीडिया कैंपेन जो चलाया था तो हम लोगों ने नीतीश कुमार को नाम दिया था मगध राक्षस, ठीक है, एक मजाकिया शब्द में। तो वर्तमान की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र को लेकर के सोचती है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात करती है। जब हमारे क्षेत्र में आते हैं तो हमारे क्षेत्र की बात करते हैं, मिथिला मखान, मिथिला पेंटिंग की बात करते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो वहाँ पे उनकी आंखें चौंधिया जाती है और उन्होंने कुछ काम करते नहीं हैं। अभी मैं वर्तमान का थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा आप लोगों को कि जब कुछ दिन पहले एथेनॉल प्लांट की बात किया गया बिहार में, जो एथेनॉल बनेगा तो बिहार में बहुत विकास होगा, किसानों को फ़ायदा होगा, फलाना ढेकाना बहुत बनाया गया, उसको बहुत पैसे भी खर्च किए गए एडवर्टाइज में।
लेकिन जो अभी वर्तमान में तो हमारे उद्योग मंत्री मधुबनी जिला से ही आते हैं, लेकिन अभी जो उद्योग क्षेत्र की इथेनॉल प्लांट की जो हम बात कर रहे हैं, तो आपने एक सप्ताह पूर्व में एक अखबार में हम लोगों ने देखा, शायद आपने भी देखा ही होगा, कि बिहार में सबसे बड़ा प्लांट नालंदा जिला में लगा है और नालंदा में मतलब वो जो प्लांट है इथेनॉल का वो चालू भी हो चुका है। लेकिन मधुबनी में हम लोगों ने आंदोलन किया था कुछ दिन पूर्व, जो लोहट चीनी मिल का जो स्क्रैप बेचा जा रहा था, तो हम लोगों ने आंदोलन किया था और उस टाइम में आकर के समीर महासेठ जी ने वहाँ पे बोला कि नहीं, हम एथेनॉल प्लांट यहाँ पे बहुत जल्द चालू करेंगे, एथेनॉल प्लांट के लिए ज़मीन हो गया है, लेकिन आज तक वहाँ पे एक ईंट भी नहीं गिरा। तो हम लोगों का यही है, जनता को हम लोग यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कि एक एथेनॉल की बात पूरे बिहार में सरकार ने की, लेकिन उन्होंने नालंदा में शुरू कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ एक ईंट भी नहीं लगाया। तो उद्योग का जो मधुबनी जिला है वो यही स्थिति है। इससे पूर्व में अब जब जाएंगे तो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रैया में चीनी मिल हुआ करते थे, लोहट में चीनी मिल हुआ करता था, आपके सकरी में चीनी मिल, 3 चीनी मिल हमारे पास था, जो अन्य अन्य जिला से लोग हमारे यहाँ रोजगार के लिए आते थे। पंडौल में इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ पे जूट मिल लगा हुआ था। लेकिन आज हमारे क्षेत्र में क्या स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सरकार किसी की भी बने, हम लोगों का ये मानना है जब तक मिथिला राज्य नहीं बनेगा तब तक हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं होने वाला है। निश्चित ही बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की, तो के पाठक का एक खौफ है अभी, क्या लग रहा है कि कोई बदलाव हुआ है? सब ढकोसला है सरकार का। जो नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में जो उन्होंने अपनी गंदगी जो फैलाई है शिक्षा व्यवस्था में, उसको साफ करने का और उसको मिट्टी डालने के लिए के पाठक को लगा दिया गया है और वही वो मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ बदलाव क्या सुधार की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है शिक्षा में? देखिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे पहले क्वालिटी शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब इन्होंने शिक्षक का जो बहाली किया है उसका क्या क्वालिटी है तो हम सब लोग जानते हैं, और उन्हीं को ख़त्म करने के लिए बहुत, आप मीडिया बंधु जब स्कूल में जाते थे तो बहुत सारे ऐसे मजाकिया वीडियो सब निकल के आता था सामने। बाद में मीडिया को जाने से भी बैन कर दिया गया यही सरकार के द्वारा। अब उसको के पाठक को लगा दिया गया, सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि हमारे शिक्षकों की बदनामी ना हो, हमारा शिक्षा व्यवस्था की बदनामी ना हो, सरकार की बदनामी ना हो, क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते हैं। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखिए क्या होते हैं। हमें याद है कि आपने हरलाखी में मैराथन करवाया था, क्या था उसका उद्देश्य मैराथन का? देखिए, हम जिस क्षेत्र से आते हैं और हम मिथिला क्षेत्र की बात करते हैं, और हम जिस क्षेत्र से आते हैं जो हमारा जन्मभूमि है वो हरलाखी क्षेत्र है। और हरलाखी क्षेत्र वो क्षेत्र है जो जहाँ पे राजा सीता जी, हमारे फुलहर गांव है जहाँ पे फूल ओढ़ने के लिए आती थी। भगवान राम जब आए थे मिथिला क्षेत्र तो बिसौल है जो वहाँ पे राजा जनक का वह बगीचा हुआ करता था एक ज़माने में, तो वो सब जगह है जो रामायण सर्किट में भी उसको शामिल किया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन आज तक उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जब आज की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, वो भगवान राम की बात करते हैं लेकिन वो सीता को कहीं भूल गए हैं। तो उसी को याद दिलाने के लिए, सरकार को याद दिलाने के लिए हम लोगों ने उस मैराथन दौड़ का आयोजन किया था। और उस मैराथन दौड़ के बाद सरकार तक हमारी जो, हम जिस भावना को जो पहुंचाना चाह रहे थे वो पहुंचा भी। और कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने एक लेटर देखा है जिसमें बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा वो आया है कि जो हरलाखी क्षेत्र में जो कलानेश्वर स्थान है या बिसौल है, फुलहर है, उस सब को ज़मीन क्या है नहीं है, उस सब को के बारे में रिपोर्ट मांगा गया है। अच्छा, इसका अगर डेवलपमेंट हो जाए तो क्या मतलब किस तरह से लोगों को रोजगार मिलेगा, कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, मिथिला क्षेत्र पूर्णतः आपको पर्यटक क्षेत्र यदि डेवलप कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है। और हरलाखी जो एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, जनकपुर से सटा हुआ क्षेत्र है, और आप लोग देखते होंगे कि हजारों के संख्या या लाखों के संख्या में पर्यटक आते हैं, जनकपुर तक जाते हैं, लेकिन वो हरलाखी नहीं रुक पाते हैं क्योंकि वो क्षेत्र विकसित ही नहीं है। जहाँ पे सीता जी फूल ओढ़ने आती थी उस जगह में आज एक फूल का पौधा नहीं लगा हुआ है। जो आज कभी जमाने में जहाँ पे एक सर्किट हाउस हुआ था, जहाँ राम जी पहली बार आए थे, वो जगह आज वीरान पड़ा हुआ है। यदि उस जगह को डेवलप कर दिया जाए, यदि 1 लाख लोग जनकपुर जाते हैं तो हमारा मानना है कि 50,000 लोग भी हरलाखी में रुकेंगे। तो रुकेंगे तो जो ट्रेवल है उसका बिजनेस बढ़ेगा, होटल अच्छे होटल बनेंगे और बहुत सारा रोजगार वहाँ पे। हमको लग रहा है कि हरलाखी के लोग भूखे नहीं मरेंगे और उनको छोटे छोटे रकम कमाने के लिए हरियाणा और दिल्ली पलायन नहीं करना पड़ेगा।
इस पे स्थानीय विधायक जी का क्या कुछ रोल रहा, कुछ आवाज़ उठाया, कुछ किए इस पे पहल की नहीं? देखिए, स्थानीय विधायक जी का कोई रोल नहीं रहा है। लगातार वो पिछली 5 साल से थे और इस बार भी 5 साल पूरने वाला है कुछ दिनों के बाद। तो आज तक उन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया। यदि किया होता तो सबके सामने में होता, तो उन्होंने नहीं किया है कुछ ऐसा। आप फर्जी नर्सिंग होम को लेकर के कुछ दिनों से देख रहे थे कि लगातार आपकी खबरें मीडिया में आ रही थी, आप लोग शिकायत भी किए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है वो बताइए? देखिए, फर्जी नर्सिंग होम को लेकर के हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया था वो काफ़ी दिनों से हम लोग उठा रहे हैं। उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि हमारा जो क्षेत्र है हरलाखी, वो काफ़ी जो अनएजुकेटेड क्षेत्र है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर पलायन कर चुके हैं, और गांव में जो लोग रह रहे हैं वो बेसिक जो पैसा कमाते हैं वही लोग रहते हैं। उसमें से कुछ लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, और कुछ लोग जिनके पास पैसे हैं वो दरभंगा या पटना में जाकर के इलाज करवाते हैं। तो हरलाखी में कौन लोग रुक रहे हैं? वही लोग रुक रहे हैं जो मजदूर तबके के लोग हैं, वही लोग बेसिकली रुकते हैं वहाँ। और हरलाखी जो भी लोग हम लोगों ने इसके पीछे गया, तो अभी जाकर के जो लास्ट हम लोग देखे हैं तो उसमें ये निकल के आया है कि जो पूर्णतः पूरा जो खेल चल रहा है अवैध नर्सिंग होम का, वो उसका संचालन हमारा जो पीएचसी है, सरकारी पीएचसी, वहीं से होता है। अच्छा। और उन्हीं के संरक्षण में जितने भी नर्सिंग होम है वही चलते हैं। कोई पेशेंट, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, यदि मैं वहाँ पहुँचा सरकारी अस्पताल में, तो मुझे वहाँ पे पूरे दिन इलाज किया जाता है। जब रात के 11-12 बजते हैं तो फिर हमारे, यदि हम पेशेंट हैं तो हमारी बोली लगाई जाती है सरकारी कर्मियों के द्वारा कि मैं आपके नर्सिंग होम में पेशेंट को भेजूंगा, आप हमें कितना पैसा दोगे। अच्छा। ठीक है, वो 3,000 दोगे या 4,000 दोगे या 5,000 दोगे, और जो नर्सिंग होम वाले ने सबसे अधिक बोली लगाया उस पेशेंट को उस नर्सिंग होम में भेज दिया जाता है। अच्छा। ये निकल के आया। दूसरी बात, हम लोगों ने जब ये लोक शिकायतें की, लोक शिकायत के दौरान हम लोगों ने बोला कि हरलाखी में ये सब हो रहा है, और इसके पीछे एक और चीज़ है, कि और चीज़ बताना चाहूँगा। और जब बोली लगा के जब भेज दिया जाता है, तो जो भी अवैध नर्सिंग होम में उसको बोल रहा हूँ कि कहीं पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दरभंगा में या फिर पटना में कोई अच्छे डॉक्टर्स के पास वो कहीं कंपाउंडर का काम किए होंगे या फिर कोई कुछ सहयोगी का काम भूमिका निभाए हैं, वो लोग आकर के वहाँ पे अपना नर्सिंग होम संचालन कर रहे हैं। उनके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बाद भी वो ऑपरेशन कर रहे हैं, और उसमें आए दिन मौत होती रहती है। महीना 2 महीना में 2 मौत हो जाती है, कभी 3 मौत हो जाते हैं। और उसमें जो कुछ लोग हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, वो लोग मिल करके, और जो जिनके मौत होती है, परिजन और हॉस्पिटल के बीच में वो एक चैन की भूमिका निभाते हैं, और कुछ पैसे रुपए दे करके उनको मुंह बंद करवा दिया जाता है, 2 लाख 3 लाख रुपए दे करके। क्योंकि मैं बताया आपको कि जो लोग पहुंचते हैं वो बहुत मजदूर तबके के लोग होते हैं, और उनके लिए 2 लाख 3 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन एक जान की कीमत 2 लाख 3 लाख रुपए नहीं हो सकता है। तो हम जैसे नौजवान जब हम इस चीज़ को सोचते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसा चीज़ हो रहा है, और जब कोई लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तब हम लोगों ने इस तरीके का कदम उठाया। और उसमें भी मात्र 6 नर्सिंग होम का ही जांच हुआ, और उसमें से भी जो बड़े बड़े नर्सिंग होम थे जहाँ पे हॉस्पिटल के द्वारा भेजा जा रहा था पेशेंट, उसको हॉस्पिटल ने बचाने का काम किया है, और उसको बता दिया गया कि ये बंद हो चुका है, या फिर यहाँ पे ओपीडी ही होता है। लेकिन हर एक आदमी को पता है कि हर नर्सिंग होम में ऑपरेशन होता है, हर नर्सिंग होम में आपको आए दिन मौत। कमी कहाँ है, कमी कहाँ है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, हमारा सिस्टम बिका हुआ है। ठीक है, आज हम लोग सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं। जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिनको ये रुचि होनी चाहिए कि आपके क्षेत्र में लोगों की मौत हो रही है, और वो रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो उसी के कारण हो रहा है क्या कि जो भी लोग हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो पैसे के बल पे वो खूनी खेल करवा रहे हैं, और जो कुछ लोग हैं वो अपना उसमें से फायदा निकालने का काम कर रहे हैं। सिस्टम ही खत्म ये पूरा सिस्टम पूरा बिका हुआ है। क्या मिथिला स्टूडेंट यूनियन लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी? अगर उम्मीदवार आता है तो मुद्दा क्या होगा आपका? क्या आप इस जातीय समीकरण वाली खेल में निकल पाएंगे या फंसकर रह जाएंगे? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन कोई जाति समीकरण को लेकर के ना कभी बात की है, ना इस चीज़ को हम लोगों ने माना है।
हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिथिला क्षेत्र की बात करते हैं। और जब आपने लोकसभा चुनाव की बात किया तो हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व ही जब हम लोग का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने बोल दिया था कि हम लोग 6 जिलों में 6 लोकसभा क्षेत्र में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और हमारा जो मुद्दा है, जो हम लोगों ने इतने दिनों से संघर्ष करते हुए आए हैं, यहाँ पलायन रुकनी चाहिए, उद्योग धंधा लगनी चाहिए, हमारे क्षेत्र के लोग हमारी बात करें। जो हम लोग तो चुनाव जिता के भेज देते हैं, लेकिन वो लोग जाकर के दिल्ली के में कहीं खो जाते हैं, दिल्ली के गलियारों में। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग आए और हमारी बात करें, हमारे क्षेत्र की बात करें, और उन्हीं के साथ हम लोग जाएंगे, इसी मुद्दे के साथ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस रूप में देख रहे हैं, उनके कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी का कार्यकाल के बारे में हम लोग क्या देखेंगे। उन्होंने देश स्तर पे बहुत अच्छा काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम अपनी क्षेत्र की बात जब देखते हैं तो अपने क्षेत्र में कुछ नहीं। सांसद महोदय के बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, सांसद महोदय के बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो हमारे वर्तमान के जो सांसद हैं उनको मधुबनी जिला के लोगों ने अपार वोटों से जिताया, और एक बहुत उम्मीद भी था यहाँ के लोगों को कि हम यदि उनको वोट देंगे तो हमारे क्षेत्र में कायाकल्प हो जाएगी। लेकिन हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। आज 5 साल बीतने को है, फिर चुनाव आने वाला है, लेकिन उनके द्वारा ना हमने कोई एक मुद्दा देखा है जो लोकसभा में उठाए हो यहाँ का, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ हो। जबकि यहाँ का मुद्दा था, ललित नारायण मिश्रा जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे उसी टाइम हम लोगों का मुद्दा था कि जयनगर से सीतामढ़ी तक रेल लाइन चालू होनी चाहिए। उनका भी आवाज़ उन्होंने नहीं उठाया। रामायण सर्किट केंद्र सरकार का, नीतीश मोदी सरकार का ही योजना है। उस मोदी सरकार की योजना में हमारा 2 क्षेत्र, हमारा हरलाखी का 2, मधुबनी लोकसभा का 2 क्षेत्र आता है, उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि कोई काम हुआ नहीं है, और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंत में बात करते हैं एम्स निर्माण की। दरभंगा में एम्स निर्माण होना है। राज्य सरकार कह रही है कि हम जमीन दे रहे हैं, केंद्र सरकार का मनसा साफ नहीं है, और केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही। ऐसे में दोनों के टकराव के बीच कहीं ना कहीं मिथिला के लोग एम्स के लाभ से वंचित होते दिख रहे हैं। देखिए, एम्स का जो मुद्दा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने मिथिला स्टूडेंट यूनियन जब बना उसी टाइम हम लोगों ने एयरपोर्ट का मांग किया था कि दरभंगा में एक एयरपोर्ट होना चाहिए। आज एयरपोर्ट हम लोगों ने आंदोलन किया, हमारे दर्जनों साथियों पे आज FIR है उस आंदोलन का, लेकिन सरकार को क्रेडिट मिला, आज वो चल भी रहा है। लेकिन उसको भी साजिश रचा जा रहा है कि उसको बंद कैसे किया जाए। बंद करने की लगातार साजिशें चल रही है। वही हाल मैं बार बार यही बोल रहा हूँ ना, हमारा मिथिला राज्य का मुद्दा क्यों है, हम क्यों चाहते हैं हमारा राज्य बने। इसीलिए चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है वो विकसित हम खुद करें, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो भाजपा की सरकार हो, JDU की सरकार हो, राजद की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं चाहते। एम्स का बात आपने जो किया, एम्स के मुद्दों को लेकर के हम लोग आंदोलनरत थे। आनन फानन में सरकार ने घोषणा किया कि हम दरभंगा में एम्स बनाएंगे। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, आप दरभंगा में एम्स बनाएंगे तो आप बताइए कहाँ बनाइएगा। तो सरकार ने बताया कि हम लोग DMCH को ही डेवलप करेंगे। तो हम लोगों का था कि भाई आप DMCH को क्यों छेड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आबादी है 7 करोड़ आबादी मिथिला क्षेत्र का, उसमें मात्र एक ही अस्पताल है वो DMCH। यदि आप उसको छेड़ेंगे तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। हम चाहते हैं कि वो इतना बड़ा आबादी होने के बाद एक अस्पताल है वो भार नहीं सह पाता, इसलिए एक एडिशनल हॉस्पिटल की मांग हो रही है यहाँ पे। तो आप उस चीज़ को वहीं रहने दें, लेकिन एक अलग से एम्स का निर्माण करवाएं जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को फायदा हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो हम DMCH को ही डेवलप कर अलग से उसी कैंपस में हम बनाएंगे। हम लोगों ने बोला ठीक है भाई, आप कहीं भी बनाइए लेकिन बनाइए। तो फिर हो गया कि वहाँ पे बनेगा, एम्स बनेगा दरभंगा में। हम लोगों ने बोला भाई आप शिलान्यास कीजिए। जब नीतीश कुमार जी आ रहे थे हम लोगों ने बोला कि आप शिलान्यास करिए, नहीं तो आपको हम कार्यक्रम नहीं करने देंगे। तो हमारे लड़कों को पिछले 2 साल पहले हमारे कार्यालय से उन्होंने हाउस अरेस्ट करवा लिया, जो सरकार है, लेकिन उन्होंने आज तक कोई शिलान्यास नहीं किया। हम लोगों ने एक मार्च किया, मार्च के बाद कोरोना आ गई। कोरोना में उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा हॉस्पिटल एम्स के निर्देशक का अपॉइंटमेंट यहाँ पे आ गया। तो आज तक शिलान्यास नहीं हुआ, लेकिन एम्स के डायरेक्टर यहाँ पे नियुक्ति हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने आंदोलन किया तो उन्होंने बोला कि हम मिट्टी भरवा दे रहे हैं, यहीं एम्स बनेगा। भाई आप लोगों को लग रहा है मजाक कर रहा है सरकार, तो हम मिट्टी भरवा दे रहे हैं।
तो हमारे जो क्षेत्र के जो सांसद विधायक हैं उन्होंने रेड कारपेट लगा करके मिट्टी भराई कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया और पर डे एक आता था कि आज मोदी जी की कृपा से 10 टेलर मिट्टी गिरा, तो आज मोदी जी की कृपा से 15 टेलर मिट्टी गिरा। उन्होंने एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया। लेकिन जब सरकार आज बिहार में जब अलग हो गई एनडीए से, तो अब उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ तो बनेगा ही नहीं। हाँ, फिर नीतीश कुमार जी बोले नहीं ये तो जगह उपयुक्त नहीं है, उसको हम कहीं और लेके जाएंगे। ठीक है, हमारा कहना है भाई आप कहीं लेके जाओ, एम्स तो बनाओ, आप क्या मजाक कर रहे हो यहाँ के लोगों के क्षेत्र के लोगों के साथ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं यहीं एम्स बनेगा। फिर से भाजपा वालों ने बोल दिया कि नहीं यहाँ एम्स नहीं बनेगा क्योंकि ये लो लैंड एरिया है। हम लोगों ने फिर से अनशन किया। जब क्या अमित शाह आने वाले थे झंझारपुर, फिर से हमारी बात जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, उनसे हमारी बात आप मधुबनी के सर्किट हाउस में 1 घंटा हुआ। तो उन्होंने बताया कि ठीक है हम तो चाहते हैं, भाजपा चाहती है कि यहाँ पे एम्स बने। तो हमने बोला यदि भाजपा की नियत साफ है तो डीएमसीएच में तो बिहार सरकार ने तो जमीन दे दिया था, आप उस सरकार में साथ में थे, तो आपने शिलान्यास क्यों नहीं किया। हमारा मुद्दा था कि यदि आपकी मंशा स्पष्ट होती कि हम एम्स दरभंगा में बनाएंगे, मिथिला क्षेत्र में बनाएंगे, तो आप शिलान्यास कर दिए होते। आपने शिलान्यास भी नहीं किया क्योंकि आपकी भी मंशा नहीं थी कि दरभंगा में एम्स बने। फिर से बोला कि नहीं नहीं हम बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर बात खत्म हो गई। गोपाल जी ठाकुर ने हम लोगों पे आरोप लगाया कि ये लोग मेडिकल माफिया से मिल करके चाहते हैं कि ये लोग यहाँ पे एम्स ना बने, हाँ क्यों यहीं दरभंगा में ही एम्स बने। फिर हम लोगों ने बोला कि भाई मेडिकल माफिया कौन है। कुछ दिन पहले जब भाजपा और जेडीयू जब साथ में थी तो आप लोगों को याद होगा मदन सहनी ने जीवेश मिश्रा जो वर्तमान मंत्री थे उस पर आरोप लगाया था कि दवा घोटाला कर रहे हैं, दवा कालाबाजारी कर रहे हैं। उसमें से जब निकल के आया कि दरभंगा की जो डीएमसीएच की जमीन थी जो एम्स को ट्रांसफर किया गया था उसमें से 73 आसपास एकड़ जमीन 73 एकड़ जमीन आसपास चोरी हो गया। अब बताइए जमीन चोरी हो रहा है बिहार सरकार के राज में, तो सब अपना जो क्रियाकर्म था उसको ढकने के लिए एक अलग से जमीन उन्होंने चयन करके दिया। उसके बाद तभी तो भाजपा बोल रही थी कि नहीं वहां पे एम्स नहीं बनाएंगे। अमित शाह ने झंझारपुर रैली से बोल दिया कि नीतीश कुमार जी को बुलाइए, एनएस से गड्ढा में दिखवाइए कितना गहीर है। फिर हम लोगों ने बोला कि भाई आप गड्ढा यदि देखेंगे तो हमारा जो उत्तर बिहार क्षेत्र है वो गड्ढा में ही है, या तो उसके हिसाब से तो कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा ही नहीं। तो आपका क्या कहना है कि हमारा उत्तर बिहार जो है हम लोग पलायन ही करते रहे, हमारा क्षेत्र डेवलप नहीं हो सकता है? यदि नहीं हो सकता है तो आप पटना में जो मेरीन ड्राइव बनाए हैं तो कोई आसमान में तो नहीं बना दिए हैं, वो तो पूर्णतः गंगा नदी में आपने मेरीन ड्राइव बनाया है। तो पटना में मेरीन ड्राइव बन सकता है लेकिन दरभंगा में एम्स नहीं बन सकता, ये कैसा लॉजिक है। फिर उन्होंने देखा कि सर वहाँ पे जो गोपाल जी ठाकुर सांसद है वो देखिए हमारी काफ़ी बेइज्जती हो रही है, तो वही सी गड्ढा में जा करके वो एम्स के धरना पे बैठ गए। अब वो किसके खिलाफ बैठे, वो यहाँ के लोग भी कंफ्यूज हैं क्यों बैठे। 3 दिन 4 दिन बैठे, फिर से केंद्रीय मंत्री भी आए, चिकित्सा कुछ मंत्री आए, अपने से फिर से अनशन तोड़ करके फिर जाकर घर में बैठ गए। तो ये सरकार की स्थिति है। इसी स्थिति को लेकर के हम लोगों ने बहुत जल्द निर्णय लिया है कि इस सब तमाम मुद्दा को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और हम लोग मधुबनी और दरभंगा में यात्रा निकालने वाले हैं एम्स को लेकर के। और जो वर्तमान की सरकार है, जो जेडीयू भाजपा की सरकार है, उस सरकार की जो स्थिति है, जो हमारे साथ कितनी हीन भावनाओं से देखती है, उस सबको जनता के बीच में ले जाने वाले हैं। चलिए राघवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, मधुबनी न्यूज के खास शो चौपाल में आपने इतना समय दिया। तो ये थे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र रमन। आपने सुना कि किस तरह से मिथिला के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है। बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।